Hello guys, how are you? I hope you all are doing excellent. This is Ashish Mishra, came up with my channel Yours Medicals Library. सो गाइज इस वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आए हैं जिसका नाम है हार्मोन्स। गाइज ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं श्योर हूँ कि ये हार्मोन के टॉपिक से आप बहुत फैमिलियर हो। ये टॉपिक को आपने 11th-12th में भी पढ़े होंगे NCERTs में या स्टेट बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं। ओके तो उसमें आपने ये टॉपिक के बारे में देखा होगा, आप जानते होंगे इसके बारे में, एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट तो जानते ही होंगे। ओके फिर भी मैं इसको इस वीडियो में बेसिकली एक बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करूंगा। ओके सो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलेंगे। ओके सो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो लेट्स बिगिन गाइस। आइए अब हम समझते हैं हार्मोन्स के डेफिनेशन को सिंपल शब्दों में। ओके हार्मोन्स क्या है? ये एक तरीके का ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कम मात्रा में स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। बनाता कौन इसे? स्पेसिफिक टिश्यू जिसका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके ये बनाता है और ये सिक्रीट करता है किसमें? ब्लड में। ओके और ब्लड से वो स्पेसिफिक टारगेट सेल तक पहुंचता है जहां वो अपना मेटाबॉलिक और जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो स्टार्ट करता है। ओके परफॉर्म करना। ओके तो हमने क्या समझा? ये हार्मोन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है बाय एंडोक्राइन ग्लैंड और वो सिक्रेट करता है ब्लड में और जिससे वो टारगेट सेल तक पहुंचता है और वहाँ वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ओके इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक तरीके का ऐसा केमिकल मैसेंजर है, मतलब कि ये एक ऐसा केमिकल है जो मैसेज ट्रांसफ़र करता है, मतलब कि फ्रॉम वन टिश्यू टू अदर टिश्यू और फ्रॉम सेल टू सेल। ओके तो ऐसा केमिकल जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक और फ्रॉम एक सेल से दूसरे सेल तक। ओके अब हम समझते हैं हार्मोन्स के क्लासिफिकेशन में। ओके इसका सबसे पहला क्लासिफिकेशन है, मतलब हार्मोन क्लासीफाई हुआ है किसके बेसिस पर? केमिकल नेचर। ओके केमिकली कैसे बना हुआ है उसके बेसिस पर हार्मोन्स का पहला क्लासिफिकेशन है जिसमें 3 सब पार्ट हैं। पहला होता है प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन, दूसरा होता है स्टेरॉयड हार्मोन और तीसरा होता है अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स। ओके जो प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन है उसके एग्जाम्पल है इंसुलिन, ग्लूकेगोन, एंटी डायबिटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। ओके ये सभी प्रोटीन और पेप्टाइड बॉन्ड में या जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं ओके उस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा होता है स्टेरॉयड हार्मोन। ओके स्टेरॉयड के फॉर्म में देखा जाए तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन, ये सब स्टेरॉयड है, स्टेरॉयड हार्मोन्स है। वहीं तीसरा आते हैं अमीनो एसिड के डेरिवेटिव। ओके इनमें अमीनो एसिड होते हैं जैसे एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, थायरोक्सिन, ओके T4 बोल सकते हैं इसको, और ट्राईआइडोथायोनिन मतलब कि T3, ट्राई मतलब 3 होता है, तो ये आप समझ सकते हैं। ओके तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये केमिकल के बेसिस पर किया गया है। ओके कैसे हार्मोन बना है केमिकली उसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन है, ये पहला क्लासिफिकेशन है। ओके अब हम हार्मोन के दूसरे क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर दिया गया है। ओके इसमें भी गाइस बताया गया है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं उसके लोकेशन के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। एक तरीके से देखा जाए तो ये क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये लोकेशन ऑफ रिसेप्टर के बेसिस पर डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता है ग्रुप 1 हार्मोन। ओके यह ग्रुप 1 हार्मोन का सिंपल सा मतलब होता है वो हार्मोन जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पर बाइंड होते हैं और वो कॉम्प्लेक्स बनाता है रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। ओके अब ये डायग्राम देख सकते हैं। ओके आप H फॉर मतलब हार्मोन। ओके जब हार्मोन सेल के अंदर जाता है, ओके इंट्रासेलुलर का मतलब होता है सेल के अंदर। ओके तो जो ये हार्मोन है ये सेल के अंदर गया। ओके तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये रिसेप्टर 2 जगह प्रेजेंट होते हैं, एक तो साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में या फिर न्यूक्लियस में। ओके तो अगर ये रिसेप्टर साइटोसोल में प्रेजेंट हुए तो ये हार्मोन इस जगह आके बाइंड हो जाएगा रिसेप्टर पर और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना के अपना बायोकेमिकल रिस्पॉन्स शो करेगा। और यदि ये रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर हैं ओके तो ये रिसेप्टर वहाँ जाके कॉम्प्लेक्स बनाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स और वहाँ से वो जीन रेगुलेशन के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन DNA टू mRNA, ओके mRNA टू प्रोटीन, ये आपने पढ़ा होगा ओके जेनेटिक्स में, जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और लेटर ऑन जिसका फाइनल प्रोडक्ट होता है वो प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है जो बायोकेमिकल रिस्पॉन्स शो करता है। ओके ये मैकेनिज्म रहा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, मतलब कि सेल के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट है, ओके सेल के सरफेस पर नहीं है। वहीं ये हार्मोन होता है, ये जो ग्रुप 1 हार्मोन है ये लिपोफिलिक इन नेचर होता है। ओके लिपिड लविंग हार्मोन है और इसका डेरिवेटिव है ये हार्मोन किसका बना होता है? कोलेस्ट्रॉल का, जिसमें एक्सेप्शन है T3 T4 मतलब ट्राईआइडोथायोनिन और थायरोक्सिन। ओके टेट्राआइडोथायोनिन इसके ये एक्सेप्शन है। ओके इसमें एग्जाम्पल आते हैं ओके जैसे कि एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और कैल्सिट्रायल। ओके तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं ओके ग्रुप 1 हार्मोन के। ओके और ये रहे इसके मैकेनिज्म। ओके तो सिंपल सा समझ लीजिए कि ग्रुप 1 हार्मोन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के बेसिस पर है। ओके
जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, एक और डायग्राम है जो आप बहुत फैमिलियर होंगे, एनसीईआरटी के डायग्राम। ओके, इसमें भी आप एग्जांपल लिया है एस्ट्रोजन का हार्मोन का। ओके, तो इसमें भी जो एस्ट्रोजन के हार्मोन होते हैं उसके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में। ओके, तो ये हार्मोन होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। ओके, क्योंकि ये लिपोफिलिक है। ओके, इसीलिए लिपोफिलिक बोला गया है, लिपिड लविंग। ये क्रॉस करने के बाद ये न्यूक्लियस में पहुंचते हैं, वहाँ जो रिसेप्टर होता है वहाँ बाइंड करते हैं और अपना जो रिस्पॉन्स है, ओके, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, वो शो करते हैं। ओके, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और फाइनल प्रोडक्ट होता है प्रोटीन। तो ये भी एक सेकेंड मैकेनिज्म इसी का है और दोनों का प्रिंसिपल सेम है। ओके, मतलब इसके रिसेप्टर सेल के अंदर होते हैं। ओके गाइज, अब हम ग्रुप 2 हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, ये वो हार्मोन्स होते हैं जिनके रिसेप्टर सेल के सरफेस पर होते हैं। ओके, ये सेल मेम्ब्रेन है। ओके, ये रिसेप्टर है, मीन्स कि जो सेल मेम्ब्रेन है उनके सरफेस पर ये रिसेप्टर है। ओके, अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो ये देख सकते हैं, ये हार्मोन रिसेप्टर पर बाइंड होता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। ओके, जिससे सर्टेन मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। ओके, वो उनका नाम होता है सेकेंडरी मैसेंजर। ओके, उसमें एग्जांपल आता है साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम आयन। ओके, जिससे बायोकेमिकल रिस्पॉन्स शुरू होता है और लेटर ऑन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट होता है। ओके गाइज, ये भी डायग्राम एनसीईआरटी का है और बहुत एक मुझे कन्वीनियंट लगा ये डायग्राम को सिलेक्ट करने में। ओके, और इससे ईजी रहेगा आपको समझने के लिए। ओके, और गाइज इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें अगर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ये डायग्राम को, तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला होता है कि फर्स्ट मैसेंजर कौन है? हार्मोन। ओके, ये पहला मैसेंजर है जो बाइंड होता है, मैसेज ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ओके, सेल के अंदर। दूसरा आता है, ओके, ये जो सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं, जो मीडिएटर मॉलिक्यूल होते हैं, वो सेकेंडरी मैसेंजर है। ओके, ये सेकंड मैसेंजर है। ओके, ये कैरी करते हैं इन्फॉर्मेशन को फर्दर। ओके, आगे। तो ये 2 क्वेश्चन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। आइए हम ग्रुप 2 हार्मोन्स के नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका नेचर हाइड्रोफिलिक है, मीन्स वाटर लविंग है। ओके, अगर हम सेकेंडरी मैसेंजर के अकॉर्डिंग देखें तो हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं केमिकल नेचर के बेसिस पर। ओके, सेकेंडरी मैसेंजर के पहला आता है साइक्लिक एएमपी, दूसरा आता है फॉस्फेटाइड डिलिनिसोटोल और कैल्शियम बोल सकते हैं इसको, और तीसरा आता है, ये एक अननोन है। ओके, इसके अंदर कुछ कुछ हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है कि किस सेकेंडरी मैसेंजर के लिए कौन सा हार्मोन डिवाइड होता है, कौन सा हार्मोन एक ईजी होता है जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, जो सेकेंडरी मैसेंजर इन्फॉर्मेशन कैरी करता है उस पर्टिकुलर हार्मोन के लिए। ओके, आइए अब हम समझते हैं जो सेकेंडरी मैसेंजर है साइक्लिक एएमपी। ओके, इसके फॉर्मेशन और इसके डिग्रेडेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओके गाइज, ये बनता कैसे पहले ये समझ लेते हैं। ओके, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। ओके, ये एडिनाइलेट साइक्लेस है। ओके, ये मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है। ओके, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइड में देता है, जो रिसेप्टर पर रहता है। ओके, अंदर साइड के। ओके, तो ये क्या काम करता है? ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। ओके, तो साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट होने के बाद ये लेटर ऑन वो बायोकेमिकल रिएक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। ओके, अगर हम इसमें फॉस्फोडाइएस्टरेज ऐड कर दें तो ये डिग्रेड हो जाएगा। ओके, ये जो साइक्लिक एएमपी है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। ओके, तो इससे आप देख सकते हैं कि एटीपी कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक एएमपी विद द हेल्प ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेस। ओके, तो ये फॉर्मेशन में हेल्प हुआ और वहीं डिग्रेडेशन में फॉस्फोडाइएस्टरेज, ओके, ये हेल्प हुआ। ओके, ये 2 एमसीक्यू बन सकते हैं। ओके, फॉर्मेशन में एडिनाइलेट साइक्लेस और डिग्रेडेशन में फॉस्फोडाइएस्टरेज, तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, अगर गाइज हमने अगर ये फॉस्फोडाइएस्टरेज को इनहिबिट कर दिया, ओके, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स, तो फिर ये डिग्रेड होगा ही नहीं साइक्लिक एएमपी। तो इससे क्या होगा, जो केमिकल रिएक्शन होता है, जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, तो अब इसको इनहिबिट कौन करेगा? फॉस्फोडाइएस्टरेज को। ये भी एक क्वेश्चन होता है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आता है कैफीन और थियोफाइलिन। ओके, ये 2 ऐसे मॉलिक्यूल हैं, ओके, जो फॉस्फोडाइएस्टरेज को इनहिबिट करते हैं। ओके, जिससे इंट्रासेलुलर लेवल की जो एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। ओके, और जिससे बायोकेमिकल रिएक्शन कंटिन्यू रहता है। तो आइए अब हम थोड़ा इसके बारे में और समझ लेते हैं कि ये जो फेनोमेनन होता है ये कैसे होता है। ओके, तो गाइज आप देख सकते हैं इसमें। ओके, ये डायग्राम में ये भी ग्रुप 2 हार्मोन का ही डायग्राम है। ओके, क्योंकि इसके जो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसके जो रिसेप्टर है वो सेल के सरफेस पर है। ओके, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर है। ओके, जब हार्मोन बाइंड होता है इस रिसेप्टर पर, ओके, तो ये जो जीटीपी रेगुलेटरी प्रोटीन है, ओके, तो ये अटैच रहता है रिसेप्टर पर, तो ये स्टिमुलेट करता है एडिनाइलेट साइक्लेस को। तो एडिनाइलेट साइक्लेस एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी को। ओके, साइक्लिक एएमपी का काम क्या होता है? ये जो R2C2 है, ओके,
ये जो प्रोटीन काइनेज ए है, ओके, इसको ब्रेक करता है R2 में और C2 में, ओके। तो इसको ब्रेक करने के बाद, ओके, ये रेगुलेटरी सब यूनिट है, ओके, और ये कैटालिटिक सब यूनिट है, ओके। उसके बाद ब्रेक करने के बाद इसका काम क्या होता है, ये आप देख सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो एक्टिव कैटालिटिक सी मतलब एक्टिव कैटालिटिक यूनिट है। अब ये सी आप देख सकते हैं, ये क्या काम करता है, ये एटीपी को ब्रेक करता है एडीपी में, ओके। तो इस दौरान जब एटीपी एडीपी में ब्रेक होता है तो प्रोटीन को एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट मिलता है जो लेटर ऑन बनता है फॉस्फोप्रोटीन, और उसके बाद अल्टीमेट बायोकेमिकल रिएक्शन चालू होता है, ओके। तो आप डायग्राम से पता कर सकते हैं, ओके, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रही साइक्लिक ईएमपी के बारे में, जिसको बताना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे एमसीक्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, ओके। आइए अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ओके, जिसको एक तरीके से एक कॉलम में बनाया गया है, ओके। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ग्रुप 1 के जो हार्मोन होते हैं वो लिपोफिलिक होते हैं, ओके, लिपिड लविंग होते हैं। वहीं ग्रुप 2 के हार्मोन होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर लविंग होते हैं, ओके। ट्रांसपोर्ट में देखा जाए तो ग्रुप 1 के हार्मोन हैं वो प्रोटीन बाउंड होते हैं, ओके, वो प्रोटीन के साथ बाउंड हो जाते हैं हार्मोन, ओके। और वहीं ग्रुप 2 के हार्मोन होते हैं वो फ्रीली रहते हैं, ओके, फ्रीली इंटरैक्ट करते हैं और लेटर ऑन अपना बायोकेमिकल रिएक्शन शो करते हैं। वहीं अगर हाफ लाइफ देखें तो ग्रुप 1 हार्मोन की हाफ लाइफ है कुछ घंटे से कुछ दिन तक, ओके। और वहीं बात करें ग्रुप 2 की तो कुछ मिनट तक रहता है, बहुत शॉर्ट टाइम तक रहता है, ओके। ये ग्रुप 1 के लॉन्ग टाइम रहता है, ग्रुप 2 शॉर्ट टाइम तक रहता है, ओके, हाफ लाइफ इसकी। वहीं रिसेप्टर लोकेशन मीडिएटर की बात करें तो जो ग्रुप 1 हार्मोन होते हैं इनके जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं, इंट्रासेलुलर होते हैं। वही बात करें ग्रुप 2 के तो इनके जो रिसेप्टर होते हैं सेल के सरफेस पर होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होते हैं, ओके। और इसके लिए सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ती है, जो आप देख सकते हैं, ओके। वहीं अगर कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो ग्रुप 1 हार्मोन में एग्जाम्पल हैं स्टेरॉयड, T3, T4 मीन्स ट्राई आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन या फिर थायरोक्सिन बोल सकते हैं, और आता है कैल्सिट्रायोल। ये कुछ एग्जाम्पल हैं ग्रुप 1 के, ओके, ग्रुप 1 हार्मोन्स के। ग्रुप 2 हार्मोन्स के एग्जाम्पल्स आते हैं प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड और कैचकोलामीन, ओके। तो ये आपको ईजी रहेगा डिफ्रेंशिएट करने में, ओके, ग्रुप 1 हार्मोन को, ग्रुप 2 हार्मोन्स को। फाइनली अब हम मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आए हैं, ओके, हार्मोन्स के, जिसमें मैं हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करूंगा, ओके। उससे पहले हम ये समझ लें कि हाइपोथैलेमस क्या है। ये बहुत लोग को पता होगा, मुझे श्योर है आप सबको पता होगा, ओके, फिर भी मैं एक बार बता दूं। हाइपोथैलेमस एक स्पेशलाइज सेंटर है ब्रेन में, ओके, जिसका काम होता है कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है पूरे हार्मोनल एक्शन का, ओके। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं मास्टर कोऑर्डिनेटर ऑफ हार्मोनल एक्शन, ओके। जितने भी बॉडी में हार्मोनल एक्शन हो रहे हैं उसका कोऑर्डिनेटर हाइपोथैलेमस है, ओके। इन जनरल अगर हम देखें तो जितने भी हार्मोनल एक्शन हो रहे हैं या हार्मोनल सिस्टम है वो फीडबैक कंट्रोल में ही आते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, मान लीजिए कि कोई हार्मोन एक्सेस में सीक्रेट हो गया, ओके, तो उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए एक्सेस को डिक्रीज करना पड़ेगा और नॉर्मलाइज पहुंचाना पड़ेगा, ओके, नॉर्मल लेवल पर पहुंचाना पड़ेगा। वहीं अगर कोई हार्मोन डेफिशिएंसी हो गई है, ओके, तो उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए हमें एक्सेसिव सीक्रेट करना पड़ता है। मतलब कि जो हाइपोथैलेमस बोलेगा पर्टिकुलर ऑर्गन को कि एक्सेसिव हार्मोन सीक्रेट करें, ओके, ताकि वो लेवल को नॉर्मल पर लाएं, ओके। तो पूरा मिला के फीडबैक मैकेनिज्म का ये काम होता है कि कोई भी हार्मोन जो एक्सेस है उसको नॉर्मल पर लाना और जो डेफिशिएंट है उसको नॉर्मल पर लाना, ओके, बाय इंक्रीजिंग और बाय डिक्रीजिंग द हार्मोन लेवल, ओके। और इस डायग्राम में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये हाइपोथैलेमस है, ओके। ये पूरा पार्ट पिट्यूटरी है जिसमें ये आगे वाला एंटीरियर है और पीछे वाला पोस्टीरियर है, ओके। एंटीरियर पिट्यूटरी भी कुछ हार्मोन रिलीज करता है, ओके। एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस, ओके। तो ये सब जो पिट्यूटरी होते हैं, जो पर्टिकुलर पिट्यूटरी के जो पार्ट है एंटीरियर पोस्टीरियर, इनके भी एक अलग फैक्टर होते हैं, अलग अलग हार्मोन बनाते हैं, रिलीज करते हैं, ओके। और ये दोनों के बीच में है पार्स इंटरमीडिया जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लोब, ओके। तो ये रहा एक डायग्रामेटिक व्यू रहा पिट्यूटरी ग्लैंड का। आइए अब हम जो हाइपोथैलेमस है, जो एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ओके, और जो इसके टारगेट टिश्यू हैं, इसके बारे में हम स्कीमेटिक पॉइंट समझ लेते हैं, ओके। उसके बाद हम एक एक हार्मोन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या काम करता है, वो जैसे मैंने बताया था वो मास्टर कोऑर्डिनेटर है हार्मोनल एक्शन का, ओके। तो वो हार्मोन्स को रिलीज करेगा, ओके। तो ये सब आप देख सकते हैं, आर मतलब रिलीजिंग, ओके। तो ये हार्मोन्स को रिलीज करता है और ये स्टिमुलेट करता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, ताकि
वो स्टिमुलेट करे किसको, पर्टिकुलर ऑर्गन्स को, जैसे थायराइड ग्लैंड हो गए या जो ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करना, ओके, जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स, ओवरीज, ये सब स्टिमुलेट करना, ओके। और ये सब ग्लैंड्स होते हैं, ये हार्मोन रिलीज करते हैं जो टारगेट टिश्यू पर एक्ट होती है, ओके। तो आप देख सकते हैं ये कितना कोऑर्डिनेटेड वे है। हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा रिलीजिंग हार्मोन, ओके, और वो स्टिमुलेट होगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा, ऐसा मतलब स्टिमुलेटिंग, ओके। वो स्टिमुलेट किसको करेगा, थायराइड या जो जितने भी ग्लैंड्स हैं उसको स्टिमुलेट करेगा, ओके। और वो ग्लैंड्स रिलीज करेंगे हार्मोन और वो पर्टिकुलर टारगेट टिश्यू पर एक्ट होगा, ओके। तो ये आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेटेड फॉर्म, ओके। वहीं ये आप देख सकते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, ये सब फीडबैक मैकेनिज्म है। इसका मतलब ये होता है कि कोई अगर एक्सेस में रिलीज हुआ तो उसको नॉर्मल लेवल पर रखना बाय स्टिमुलेटिंग दी पर्टिकुलर पार्ट, लाइक एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि हाँ तुम ये पार्ट, ये हार्मोन कम रिलीज़ करो या ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ करो ताकि वो लेवल मेंटेन रहे। वहीं हाइपोथैलेमस पर भी लागू होती है ये बात कि अगर कोई हार्मोन एक्सेस में हो गया तो उसको कम करना ताकि मेंटेन करे लेवल को, और वहीं वाइस वर्सा, ओके। तो ये एक स्कीमेटिक वे रहा, ओके, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें भी मैंने ये डायग्राम को प्रीवियस वाले डायग्राम से सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, ओके। और इसीलिए मैंने ये डायग्राम को सिलेक्ट किया ताकि ये पिछले वाले से थोड़ा सिंप्लीफाई मैनर में है। इसमें भी सेम मैकेनिज्म में आप देख सकते हैं, हाइपोथैलेमस रिलीज हार्मोन को एक रिलीज़ करेगा। वो हार्मोन, ये जो रिलीजिंग हार्मोन है, ये इसको एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे ताकि वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करें, ओके। और ये जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये पर्टिकुलर जो टारगेट ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड या कोई भी ग्लैंड हो गया, ओवरी, टेस्टिस, उससे वो उस पर्टिकुलर टारगेट ग्लैंड के जो हार्मोन है उसको रिलीज़ करेंगे, वो टारगेट टिश्यू पर एक्ट होगा, ओके। उसमें भी फीडबैक मैकेनिज्म है, ओके, जैसे मैंने बताया था फीडबैक मैकेनिज्म, ओके। तो इस तरीके से ये एक और इजी वे में मैंने बताने की कोशिश की है, ओके, प्रीवियस के कंपैरिजन में। सो गाइस, अब हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन में जो पहला रिलीजिंग हार्मोन है हाइपोथैलेमिक का, ओके, उसको डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ओके, TRH, ओके। गाइस, ये एक तरीके का ट्राइपेप्टाइड हार्मोन है, ओके, जो बना हुआ होता है ग्लूटामेट, हिस्टाडीन और प्रोलिन, ये अमीनो एसिड हैं, इनके डेरिवेटिव्स हैं, ओके। अब इनके मैकेनिज्म अगर आपको समझना है तो इस डायग्राम के थ्रू आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, ओके। इस डायग्राम को मैं थोड़ा जूम करता हूँ, उससे हम समझते हैं, ओके। अब देख सकते हैं कि इसके अंदर ये हाइपोथैलेमस है, ओके, ये थायोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ओके, रिलीज़ करेगा ये हार्मोन, ओके। ये हार्मोन एक्ट किस पर होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पर, ओके। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड ये हार्मोन रिलीज़ करेगा स्टिमुलेटिंग फॉर्म का, ओके। मैंने बताया था हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है और ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। ये जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ओके, ये एक्ट होगा किस पर, थायराइड ग्लैंड पर, ओके। और उसके बाद वो रिलीज़ करेंगे थायराइड हार्मोन, ओके, जिसका नाम है T3 T4, ओके, कैल्सिटोनिन। T3 मतलब ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 मतलब टेट्रा आइडोथायरोनिन, ओके, या थायरोक्सिन बोल सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से इसके मैकेनिज्म वर्क करते हैं, ओके। ये रहे थायराइड हार्मोन्स के बारे में, ओके, जो TRH है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं हम TRH। अब दूसरे हार्मोन के बारे में आते हैं, जिसका नाम है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ओके। इसका भी मैकेनिज्म सेम है, ओके। जैसे हाइपोथैलेमस है, वो रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करेगा, जिसको बोलते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ओके। वो एक्ट होगा पिट्यूटरी ग्लैंड पर, जो स्टिमुलेट करेगा और रिलीज करेगा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये एक्ट होगा किस पर, एड्रीनल कॉर्टेक्स पर, ओके, एड्रीनल कॉर्टेक्स पर एक्ट होगा, ओके, जो नीचे साइड में है, और वो रिलीज करेगा, आप देख सकते हैं नीचे साइड में, एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, ओके। और लेटर ऑन वो अपना एक्शन शो करेगा ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड के थ्रू, ओके। और इसके 41 अमीनो एसिड के बने होते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ओके, आप देख सकते हैं। तो ये दो हार्मोन पहले दो हार्मोन रहे हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं बाकी के हार्मोन के बारे में। अब हम हाइपोथैलेमस के तीसरे हार्मोन के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ओके, GnRH, ओके। ये डेकापेप्टाइड है, ओके, 10 पेप्टाइड का बना होता है। और इसका मैकेनिज्म आप देख सकते हैं डायग्राम में। जो हाइपोथैलेमस है, जैसे मैंने बताया था, रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करेगा, ओके। ये एक्ट होगा, ये स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, ओके, जो एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट है, ओके, उसको स्टिमुलेट करेगा, और ये रिलीज़ करेगा गोनाडोट्रोपिन, ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करेगा गोनाडोट्रोपिन। और वो क्या काम करेगा, वो रिलीज़ करेगा लेटर ऑन, जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन को बोलते हैं ल्यूटेराइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। ये गोनाडोट्रोपिन है, ओके। और लेटर ऑन ये एक्ट होगा पर्टिकुलर जो ऑर्गन होते हैं, ओके, जैसे टेस्टिस या ओरीज हो गए, ओके, तो इस पर एक्ट करेगा और ये अपने जो
लेटर हार्मोन है जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, उसको रिलीज़ करेगा। और ये आप देख सकते हैं, ये जो नेगेटिव या पॉजिटिव, ये सब फीडबैक मैकेनिज्म्स हैं। ओके, तो इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के बारे में। अब चौथे हार्मोन के बारे में आते हैं। ओके, जो ग्रोथ हार्मोन है। ओके, इसमें दो पार्ट आते हैं गाइस, ये रिलीजिंग हार्मोन है और इनहिबिटिंग हार्मोन भी है। ओके, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन भी सीक्रेट करेगा और इनहिबिटिंग भी। ओके, तो अभी हम पहले रिलीजिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर बाद में इनहिबिटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें ये जो हार्मोन होता है रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये 44 अमीनो एसिड के साथ होता है, बना होता है। ओके, ये क्या काम करेगा, ये जो हाइपोथैलेमस रिलीज़ करेगा ग्रोथ हार्मोन को। ओके, ये स्टिमुलेट करेगा। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो रिलीज़ करेगा ग्रोथ हार्मोन, जिसको बोलते हैं सोमेटोट्रोपिन। ओके, सोमेटोट्रोपिन बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन को। और जो प्रमोट करेगा लेटर ऑन, जो बोन्स, मसल्स या डिपो टिश्यू ग्रोथ को प्रमोट करेगा, जो हाइट है, वेट है, वॉट जो भी ग्रोथ होता है बॉडी का। ओके, उसको प्रमोट करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं सोमेटोट्रोपिन। ओके, तो ये इसका काम होता है ग्रोथ को प्रमोट करना। ओके, आप डायग्राम में देख सकते हैं। वहीं आते हैं पांचवें हार्मोन पर, जो है ग्रोथ हार्मोन ही है, बट ये इनहिबिटिंग है। ओके, ये 14 अमीनो एसिड का बना होता है और इसका इनहिबिटिंग है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टैटिन, मतलब रुक जाना, मतलब इनहिबिट होना, सोमेटोस्टैटिन। ओके, सोमेटोस्टैटिन इसका पूरा नाम है, स्टैटिन मतलब रुक जाना, इनहिबिट होना। तो ये जो GRIH है, ओके, ये क्या काम करता है, ये जो हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है। ओके, इनहिबिटिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी पे एक्ट होता है और लेटर ऑन ये जो ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होके ये जो बाकी की एक्टिविटी है उसको इनहिबिट करता है। ओके, तो इसका काम है इनहिबिशन, ग्रोथ को इनहिबिट करना। ओके, डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब हाइपोथैलेमस के जो लास्ट हार्मोन है, ओके, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन है। ओके, एक तरीके से ये माना जाता है ये डोपामिन है। ओके, ये स्मॉल पेप्टाइड का होता है। ओके, और ये इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन के रिलीज़ को फ्रॉम पिट्यूटरी। ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ओके, तो इसका काम होता है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसको उसके रिलीज़ को रोकना। ओके, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, अगर हम इसको जूम करें, ठीक है, तो आप इस डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो ये जो हाइपोथैलेमस है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो प्रोलैक्टिन का इनहिबिटिंग पार्ट रिलीज़ करेगा। ओके, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट होगा। ओके, और ये जो इनहिबिटिंग है, मतलब जो इसका नेचर है इनहिबिट करना प्रोलैक्टिन को, ओके, वो लेटर ऑन एक्ट होगा उस पर्टिकुलर रीजन पर। ओके, टारगेट ऑर्गन पर, और जो प्रोलैक्टिन है उसका जो एक्टिविटी है वो इनहिबिट हो जाएगी। ओके, और ये भी वर्क करेगा फीडबैक मैकेनिज्म पर, आप देख सकते हैं। ओके, तो ये गाइस टोटल 6 हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स के बारे में हमने डिस्कस किया। ओके गाइस, इस वीडियो में मैं इतना तक ही रखूँगा। मैं आगे आने वाले वीडियो में मैं इसके को आगे कंटिन्यू रखूँगा। ओके, अभी इस वीडियो में मैं इतना तक ही रख रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो एंटीरियर, पोस्टीरियर, पिट्यूटरी हार्मोन्स को विथ हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स और जितने भी इंट्रोडक्टरी पार्ट थे। ओके, और मैं अभी कुछ क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, अगर आपने ये इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपको उसके आंसर बहुत आसानी से आप दे पाएंगे। ओके, तो आप कोशिश करिएगा। ओके, और आप एनालाइज करिएगा कि कितना आपको इस टॉपिक से समझ में आया है। अगर आपने जब वो क्वेश्चन देखेंगे, ओके, और आप सॉल्व करेंगे उसको। ओके, सो गाइज, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो मैंने बनाए हैं। अगर आपने टॉपिक अच्छे से समझा होगा तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। ओके, और इसको सॉल्व करिए, एनालाइज करिए कि आपको कितना टॉपिक समझ में आया। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो गाइज, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर अटेंशन, एंड इफ यू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।